हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और आने वाले जितने भी टीचर भर्ती एग्ज़ाम है दोस्तों, फिर चाहे वो आपका सीजी टेट हो या फिर शिक्षक भर्ती, उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे पुराने प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है ना? भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। पहला है बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा है डिंग डोंग सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है बिली बैली सिद्धांत और चौथा है डिली डैली सिद्धांत, है ना? तो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित कौन सा जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका डिंग डोंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए हैं, है ना? अधिकतर जो है मानव और पशुओं की भाषा को सीखने की जो क्षमता है उसकी अध्ययन संबंधी प्रयोग अधिकतर कहाँ हुए हैं वो बताया जा रहा है, किस पर किए गए हैं ना प्रयोग जो है। पहला है चूहे व बिल्लियों पर प्रयोग किया गया, दूसरा चिंपांजी और वानरों पर, तीसरा ऑप्शन खरगोश और मेमने पर, और चौथा है कुत्ते और सियारों पर, है ना? तो मानव और पशुओं की जो भाषा सीखने की जो अध्ययन है ना, उनके क्षमता का जो अध्ययन है वो किस पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपांजी और वानरों पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है ना? जो भाषा की सापेक्षता है उससे संबंधित क्या सही है वो पूछा जा रहा है। पहला है भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, दूसरा भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती, तीसरा ऑप्शन भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, और चौथा है इनमें से तीनों, है ना? तीनों सही है बोलता है। तो भाषिक जो सापेक्षता है वो प्रचलित रूप से सही क्या होगा वो आपको बताना है ना। जो प्रचलित व्याख्या है उसका सही क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पढ़ने में बाधा नहीं है ना? जो पढ़ने में बाधा नहीं आएगी। पहला है सारे नियम पहले ही बता डालना, दूसरा उच्चारण पर ही जोर देते रहना, तीसरा ऑप्शन है सटीकता पर ही जोर देना, और चौथा है लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। तो पढ़ने में बाधा किस कारण से नहीं आएगी, है ना? नहीं आएगी वो पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, है ना? बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना? बच्चे को जो सीखने की प्रक्रिया है ना, किसी चीज़ को आप सिखा रहे हैं उनमें जो प्रोसेस हो रहा है, तो कौन सा ऐसा चीज़ होगा जिसके कारण सबसे ज़्यादा उसकी भूमिका होगी? पहला, बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, दूसरा बच्चे का उच्चारण, तीसरा है व्याकरण का ज्ञान, और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों की सामग्री, है ना? तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ की होगी?
बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम को पकड़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ना क्या है ना, पढ़ना क्या है प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला है पढ़कर अर्थ समझना, दूसरा है लिखित सामग्री का उच्चारण, तीसरा स्कूलों में पुस्तकों की पढ़ाई, और चौथा है शब्द को सही सही पहचानना, है ना। तो पढ़ने का सही अर्थ क्या होगा, तो वो हो जाएगा लिखित सामग्री का उच्चारण करना। पढ़ना मतलब जो लिखी हुई सामग्री है ना, उसका क्या करना, उच्चारण करना ही हमारा पढ़ना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, है ना, बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है ना। पहला ऑप्शन है जिस भाषाई, है ना, जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, है ना। जिस भाषा में, भाषा शैली में बच्चा क्या हो, सहज हो, उसी भाषा शैली का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है जिस भाषा शैली में वक्ता सहज हो, यानी बोलने वाला, उसी का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है जिस भाषा शैली में वक्ता असहज हो वह बच्चा सहज हो, उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, है ना। वक्ता ही असहज है तो किस तरह से समझा पाएगा, है ना। चौथा ऑप्शन है जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो और बच्चा असहज हो, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो बच्चों की भाषा सीखने की जो क्षमता है एवं समझ विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होगा, तो वो होगा जिस भाषा शैली में वक्ता एवं बच्चा सहज हो उसी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क, है ना। इंसान की जो भाषा है और जानवर की भाषा में क्या फर्क है, ये पूछ रहा है। पहला ध्वनि का फर्क है, दूसरा सुरों का फर्क, तीसरा ऑप्शन है इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्ह या संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की कोई भाषा नहीं है, और चौथा है इनमें से तीनों सही बोलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका इंसानों की जो भाषा है वो सांकेतिक ध्वनि चिन्ह यानी संकेतों के माध्यम से बताया गया है, जबकि जानवरों की अपनी कोई भी भाषा नहीं होती। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सारे आपके सीजी टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको आप जरूर से करिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं, है ना। लिखित भाषा में क्या है, अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। पहला ऑप्शन पूर्णतः असत्य है, दूसरा है आंशिक रूप से सत्य है, तीसरा है आंशिक रूप से असत्य है, और चौथा पूर्णतः सत्य है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है ना, जो भाषा ज्ञान है उसका मूल्यांकन किस तरह से होता है ये पूछा जा रहा है। पहला मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, दूसरा मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, तीसरा ऑप्शन लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, और चौथा है इनमें से किसी माध्यम से नहीं, है ना। तो भाषा का जो मूल्यांकन है ना, भाषाई ज्ञान का जो मूल्यांकन है वो किस तरह से करेंगे, लिखित और मौलिक दोनों माध्यम में परीक्षा लेकर के हम उनका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन जो है सही है वो आपको बताना है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है
तो वह, है ना, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसके बारे में आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। पहला, भाषा सीख रहा है। दूसरा, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है। तीसरा, भाषा सीख ही नहीं रहा है। और चौथा है, तुरंत रोकने लायक है ना। तो इनमें से कौन सा जो होगा वो सही हो जाएगा, है कि अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा तुरंत रोकने लायक, है ना। तुरंत रोक के उस बच्चे को वहीं पे सुधार देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार बच्चे जो है उस वर्ड को, उस शब्द को पकड़ लेते हैं और बार बार जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए खड़े कराएंगे तो वो उसी तरह से गलती करने लग जाता है। तो तुरंत उसी समय रोक देना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि आप इसको गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा अगर आप स्कूल में या कहीं पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे को उस तरीके से रोक करके सही चीज़ बताया जाता है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे की भाषाई क्षमता, है ना, बच्चों की जो भाषाई क्षमता है के आकलन का सही तरीका यह नहीं है ना। पहला, बच्चे का व्यक्तिगत आकलन। दूसरा, बच्चे का सामूहिक आकलन। तीसरा है बच्चे द्वारा स्व आकलन। और चौथा ऑप्शन है पेपर पेंसिल आकलन, है ना। तो बच्चे की जो भाषाई क्षमता का आकलन है ना, वो सही तरीका इनमें से कौन सा नहीं होगा वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं होगा, बच्चे द्वारा स्व आकलन, है ना। ऑप्शन सी आपका बच्चे द्वारा स्व आकलन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके हिंदी व्याकरण में प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो कि आपके आने वाले टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपने चैनल को और आगे बढ़ाएंगे और आपको हो सके तो भविष्य में बोर्ड में भी मैथ्स के या फिर जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी तो हम केवल यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही आप सपोर्ट करते जाएंगे, हमें आगे बढ़ाते जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।